नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो है हम इतिहास जानने के स्रोत के तीसरे पार्ट को देखेंगे। कल हमने जो देखा था वो हम देखे थे साहित्यिक स्रोतों के बारे में, और आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा विदेशी यात्रियों के विवरण पे। तो अभी तक हम जो है 2 सोर्स को देख चुके हैं, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के बारे में समझ चुके हैं। आज जो है मैंने विदेशी यात्रियों के विवरण पे जो ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री रहे हैं वो भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या विवरण दिए, उनसे संबंधित जो कुछ भी फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, इसमें हम 3 तरह के यात्रा विवरणों को या यात्रियों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले यात्रियों का जो क्रम है वो है यूनानी और रोमन यात्रियों का। आप देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में यूनान और रोम से बहुत सारे विदेशी यात्री आक्रमणों के समय या स्वतंत्र रूप से भारत की यात्रा करते हैं, और वो यहाँ आके यहाँ की चीज़ों का अवलोकन करते हैं, और जैसा वो देखते हैं उस हिसाब से वो यहाँ की घटनाओं का वर्णन करते हैं। और आप देखेंगे कि कई बार उनकी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जो अविश्वसनीय भी हैं। तो इस तरह से हमें जो ये यात्रियों के विवरण हैं, जब हम उनका अध्ययन कर रहे होते हैं इतिहास के लिए, तो उनके अध्ययन में हमें विभिन्न तरह की सावधानियों को भी बरतना होता है, क्योंकि उनको भारत के बारे में सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन कुछ चीज़ों को उन लोगों ने लिखा और कुछ अविश्वसनीय वर्णन भी उन लोगों ने दिए हैं। तो खैर मान लीजिए वो तो मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में हम यहाँ कुछ और देखेंगे। और जो दूसरी कैटेगरी है यात्रियों की वो है चीनी यात्रियों की, इनके बारे में देखेंगे। और तीसरी कैटेगरी मुसलमान यात्रियों को, यानी जो अरबी और फारसी यात्री थे उनका विवरण, यात्रा विवरण। तो हम सबसे पहले यूनानी रोमन यात्रियों में देखते हैं कि एक यूनानी विद्वान है या यूनानी यात्री स्काईलैक्स है। आप याद रखिएगा स्काईलैक्स के बारे में कि यह पहला यूनानी यात्री है जिसने भारत भूमि पर कदम रखा। वैसे तो भारत के बारे में बहुत सारा विवरण पहले भी मिल रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि हेरोडोटस दे रहा है, जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं, लेकिन भारत आने वाला अगर यूनानी पूछा जाए आपसे तो वो आपको याद रखना है स्काईलैक्स है। और यह जो है सिंध क्षेत्र में भारत आया था, और यह पहला यात्री था जो भारत भूमि पर कदम रखता है, और उस हिसाब से जो है अपने यात्रा विवरणों को यह लिखता है। अब यूनानी रोमन में दूसरा एक यात्री है हिकैटियस। इसका कुछ विशेष योगदान नहीं है, लेकिन ये स्काईलैक्स के बाद इंडिया आता है, इसने भी अपने विवरण दिए हैं। उसके पश्चात तीसरा जो यात्री है वो है फारसी यात्री, वो टेसियस है। ये ईरान का जो है राज वैद्य था, यानी फारसी वैद्य था, और इसने जो है ईरानी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की, और उससे संबंधित बहुत सारे विवरणों को इसने टेसियस ने लिख रखा है। उसके बाद हम देखते हैं हेरोडोटस, इन्होंने हिस्ट्री पे हिस्टोरिका लिखी है और इतिहास के जनक कहे जाते हैं। तो इन्होंने जो दारा की 20वीं क्षत्रपी है, यानी डेरियस जो था उसकी 20वीं क्षत्रपी इंडिया का एक हिस्सा रहता है, उसके बारे में इनका विवरण है, और वहीं इनका विवरण स्पेशलाइज्ड है आपके पश्चिमोत्तर भारत के इतिहास के लिए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि सिकंदर के साथ कुछ इतिहासकार या फिर यात्री आते हैं जिन्होंने अपने यात्रा विवरणों को लिखा। तो आप बस उनको याद रख लीजिए, ऐसे इसका कुछ स्पेशलाइज्ड मतलब नहीं है, लेकिन बस आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार 4 यात्रियों को आपको हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा यात्री या कौन सा इतिहासकार सिकंदर का समकालीन नहीं था, तो वो भी एक प्रश्न बन सकता है। तो 3 यात्री जो थे वो सिकंदर के साथ भारत आए थे, जिसमें पहला नियार्कस, दूसरा है अनेसिक्रिटस और तीसरा है अरिस्टोबुलस। और इन लोगों का जो यात्रा विवरण है इनके पहले वाले यात्रा विवरणों से काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीय क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भारत आए और इन्होंने खुली निगाहों से और खुले विचारों से भारत के चीज़ों को देखा, और क्योंकि ये सिकंदर के साथ आए थे इसलिए इनको सैन्य विवरणों के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी थी, और उनका दृष्टिकोण जो था वो इस तरह का आलोचनात्मक था, इसलिए इनके यात्रा विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके पश्चात सिकंदर के बाद हम देखते हैं एक सबसे प्रसिद्ध यात्री, आप कह सकते हैं राजदूत, मेगस्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहता है। सेल्यूकस निकेटर सीरिया में शासक कर रहा होता है, और यह इसकी एक प्रसिद्ध रचना है इंडिका, जो अभी प्राप्त नहीं है। और इंडिका के जो विवरण है वो बाद के लेखकों की बहुत सारी रचनाओं में हमें मिलते हैं। और
यह कहाँ से आया था इसको भी आप ध्यान रखिए, ये भी एक ज़रूरी फैक्ट है और ये हो सकता है आपसे सीधे पूछ ले। तो यह अराकोसिया से आया था, जो वर्तमान में कांधार है, अराकोसिया उसको कहते थे प्राचीन समय में, ये वहाँ से आया था। और इसने पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। यह बताता है कि 6 समितियाँ रहती हैं नगर प्रशासन के लिए, और उन 6 समितियों में जो है 6 लोग रहते हैं, कुल 30 लोग मतलब ये बताता है। और उसके बाद जो है उस विवरण के अनुसार ये बताता है कि किस तरह से किस 6 समितियाँ अलग अलग कार्यों के लिए विभाजित रहती हैं और नगर का प्रशासन वो मौर्यकालीन नगर प्रशासन का कार्यभार देखती हैं। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आगे जो है किस तरह से कौन सी समिति क्या कार्य कर रही थी, जब हम मौर्य काल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपसे इस सारी बातों को चर्चा करेंगे। अभी बहुत मोटी मोटी चीज़ें इसमें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद यह पांड्य देश के यात्रा विवरणों के बारे में भी लिखता है और ये बताता है कि जो पांड्य देश है वहाँ पे हेराक्लीज यानी विष्णु की पुत्री का शासन है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद और कुछ लेखक हैं जिनको हमें देखना चाहिए। इसमें स्ट्रैबो है, इसकी रचना है ज्योग्राफी, आप सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए। उसके बाद एक प्रसिद्ध लेखक है, आप सभी जानते भी हैं इसको, प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है। अब याद रखना है हमें कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो 37 अध्याय हैं। और जो 6ठा अध्याय है यह जो है भारत के ऊपर जो विवरण है इसका, यानी नेचुरल हिस्टोरिका का जो 6th लेसन है इसमें भारत का विवरण दिया गया है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में, और यह लैटिन भाषा में लिखी गई है। सीधे सीधे आपसे ये पूछा गया एग्जाम में कि किस भाषा में, तो लैटिन में। इसके पश्चात हम देखते हैं एरियन आता है और इसकी 2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, यह है एनाबेसिस और इंडिका। देखिए एक इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की है और एक इंडिका जो है एरियन की भी है, इसको हमें ध्यान रखना है। और जो एरियन मेगास्थनीज की इंडिका है अब ये अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं है। इसके जो इंडिका के विवरण हैं वो अन्य लेखकों के रचनाओं में हमें मिलते हैं। उसके बाद यह जो है मेगास्थनीज और पोरस के भेंट का विवरण देता है। एरियन जो है एकमात्र लेखक है जो मेगास्थनीज और पोरस के भेंट का विवरण देता है। तो बस इतना आपको जानना है। उसके बाद एक यात्री है जस्टिन, इसने एपिटोम लिखा है और यह चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना की संज्ञा देता है। ये याद रखना है आपको। ये तथ्य जो है या फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना किसने कहा था, तो ये आपको याद रखना है कि जस्टिन का कथन है ये। इसके बाद जो अंतिम इतिहासकार है वो है कास्मास। कास्मास जो है इसकी प्रसिद्ध रचना है क्रिश्चियन टोपोग्राफी, और यह एकमात्र यूनानी यात्री है जो भारत आने के बाद बौद्ध हो जाता है, यानी इसने भारत आने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अब आप देखिए कि ये जो यूनानी यात्रियों से संबंधित विवरण था, और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी विवरण था वो लगभग आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट अध्याय में जाएंगे और जब इनके डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से हम इनको करेंगे। उसके बाद आते हैं हम चीनी यात्रियों के विवरणों के बारे में। तो जो चीनी यात्रियों के विवरण हैं, तो सबसे पहले एक इतिहासकार रहते हैं सुभाचिन या सुमाचिन जिनको हम कहते हैं। ये प्रथम चीनी लेखक हैं जो भारत के बारे में कुछ लिखते हैं, यानी पहले ऐसे चीनी इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत का विवरण लिखा है या भारत के बारे में लिखा है। तो आपको ये याद रखना है, यही प्रश्न बन सकता है कि पहला चीनी इतिहासकार या पहला चीनी लेखक जिसने भारत के बारे में कुछ लिखा हो, तो वो सुमाचिन या सुभाचिन है। अब इसके बाद देखिए दूसरा महत्वपूर्ण यात्री है फाहियान, और बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं फाहियान को। तो इसमें एक छोटा सा फैक्ट इसमें है कि इसके जन्म के बारे में कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये आप याद रखिए। वू यांग, फाहियान का जन्म स्थान जो था वो वू यांग था, और ये ऑप्शन में हमें वुहान भी दे देता है, तो हम वू यांग और वुहान में कंफ्यूज हो जाते हैं। और वुहान आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से बहुत पॉपुलर हो चुका है, इसलिए हमारा ध्यान जो तुरंत वुहान पे चला जाता है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि ये वू यांग है इसका जन्म स्थान, और इसका जो यात्रा विवरण है उसका नाम है फो क्यो की। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसका यात्रा विवरण है, तो ये। अब ये देखिए स्थल मार्ग से आया किंतु यह जल मार्ग से गया, ये भी फैक्ट बन सकता है सीधे सीधे अगर कथन कारण में पूछ दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि फाहियान स्थल मार्ग से आता है लेकिन वो जाता है जल मार्ग से, और कुल 14 वर्ष जो है यह भारत में रहता है फाहियान, है ना। और यह दक्षिण भारत नहीं गया रहता है, कभी भी यह दक्षिण भारत की यात्रा नहीं करता है। हालांकि इसने दक्षिण भारत के विवरणों को लिखा है लेकिन वो माना जाता है कि भ्रामक है,
यह दक्षिण भारत का एक मठ है कबूतर मठ, उसका विवरण देता है, लेकिन ये विवरण जो है टोटल इसके भ्रामक हैं, इसलिए हमें उस पर नहीं जाना है। तो बस ये याद रखना है कि ये दक्षिण भारत की यात्रा नहीं किया है। और इसने जो है 6 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया, तो ये भी याद रखिए कि 6 स्तंभों का उल्लेख, अशोक के स्तंभों का उल्लेख करता है। फिर इसके बाद एक यात्री है, इसको आप याद रखिएगा बस, कि सुंग युन, ये 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी इसने। और ये सीधे सीधे यही पूछा गया है कि सुंग युन ने कब भारत की यात्रा की थी, तो आपको याद रखना है 518 बस। और अगर मान लीजिए क्रम पूछ दे तो आप फाहियान के बाद सुंग युन को रखेंगे कि नहीं इसने भारत की यात्रा की। अब जो हमारा अगला चीनी यात्री है वो सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री है वेनसांग। इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वेनसांग को। और जब वेनसांग अपने देश से चला था तो वहाँ के शासक ने प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई व्यक्ति देश नहीं छोड़ेगा, लेकिन वेनसांग चोरी से निकलता है यात्रा करने के लिए, और जब यह वापस चीन जाता है तो वहाँ का सम्राट बहुत खुश होता है और इसको बहुत पुरस्कृत करता है और प्रशंसा करता है वेनसांग की। तो अब वेनसांग के कुछ विवरणों को देखते हैं। इसकी जो रचना है उसका नाम है सी युकी, और ये सिल्क रूट से भारत आया और उसी से वापस चला जाता है, यानी स्थल मार्ग से वेनसांग इंडिया आता है और स्थल मार्ग से ही ये चीन वापस चला जाता है। उसके पश्चात यह 13 वर्षों तक भारत में रहा। हमने अभी देखा कि फाहियान 14 वर्षों तक रहा और वेनसांग 13 वर्षों तक, और इन 13 वर्षों में 6 वर्ष जो है इसने नालंदा में गुजारे थे। हम सभी जानते हैं कि नालंदा बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो यह बौद्ध अध्ययन के लिए ही भारत आया था स्पेशली, तो इसने 6 वर्ष नालंदा में गुजारे थे। और यह दक्षिण भारत भी गया था, यानी कांची, पल्लवों की राजधानी थी, यह कांची की यात्रा भी इसने की थी। और 2 बार जो है डाकुओं ने वेनसांग को लूटा था। पहली बार ये पंजाब में लूटा जाता है और दूसरी बार जो है मध्य गंगा घाटी यानी अयोध्या में डाकुओं द्वारा इसका अपहरण होता है और इसे लूट लिया जाता है, हालांकि इसकी जान बच जाती है। और एक ज़रूरी फैक्ट जो मुझे लगा कि आपको इसमें बता देना चाहिए वेनसांग में, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, वेनसांग ने बहुत सारे यात्रा विवरण दिए हैं, और जब हम हर्षवर्धन कालीन इतिहास पढ़ेंगे तब वहाँ हम इन विवरणों को अच्छे से करेंगे। यहाँ आप बस एक मोटे मोटे तौर पे आउटलाइन देख लीजिए। एक फैक्ट था जो पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हर्षवर्धन ने किस शासक को या किस व्यक्ति को वेनसांग को भारत से बाहर छोड़ने के लिए लगाया था। तो वो आप याद रखिए, उदित या उदिता या उदित करके आता है ये, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला चीनी यात्री है वो है वांग शुआंस। इसके बारे में बस ये याद रखिए कि इसने 3 बार भारत की यात्रा की थी। ये अपने यात्रा विवरण में खुद इस बात को कहता है कि मैंने 3 बार यात्रा भारत की है। तो ये बस इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ ले कि किस चीनी यात्री ने 3 बार भारत की यात्रा की थी, तो वो हो जाएगा वांग शुआंस। अब जो अगला हमारा चीनी यात्री है वो है इत्सिंग। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह समुद्री मार्ग से आया और उसी से वापस चला गया। यानी हम देखते हैं कि वेनसांग जो है वो सिल्क रूट से आता है, यानी स्थल मार्ग से आता है और स्थल मार्ग से वापस चला जाता है, और इत्सिंग भी जो है वो समुद्री मार्ग से यानी दक्षिण भारत से आया था और उसी दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र से वापस चीन चला जाता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि यह 37 यात्रियों के दल के साथ आया था यहाँ पे इत्सिंग जो है, और अपने यात्रा के पहले यह 56 पूर्व यात्रियों का विवरण देता है। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं कि कितने लोगों के साथ इत्सिंग आया था, तो 36 लोगों के साथ आया था, और अपने पूर्व कितने लोगों का या कितने यात्रियों का विवरण बताता है ये, तो 56 बताता है, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न आए हुए हैं पीजीटी या हायर के एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये पीसीएस में नहीं पूछे जा सकते हैं, आरओ या वनडे के किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 फैक्ट इत्सिंग के आपको याद रखने हैं। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए कि इसने गुप्त शासक श्रीगुप्त को, जिसको यह चिलिकितो कहता है, और ये कहता है कि चिलिकितो ने मृग शाखा वन में चीनी मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपसे ये भी सीधे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक था चिलिकितो, या फिर चिलिकितो को दे के पूछ दे कि कौन सा गुप्त शासक था, तो आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त था वो। और यह भी दक्षिण भारत नहीं गया था, इत्सिंग भी दक्षिण भारत की यात्रा नहीं किया था। तो हम देखते हैं केवल वेनसांग ऐसा यात्री है, चीनी यात्री, जो दक्षिण भारत की यात्रा करता है। तो यही एक स्टेटमेंट बन सकता है, इसलिए आप इसको भी याद रखिए। अब चीनी यात्रियों के बाद हम देखते हैं मुस्लिम यात्रियों के बारे में, या जो अरबी और फारसी यात्री रहे उनके यात्रा विवरणों को और उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। तो पहला यात्री है हमारा सुलेमान। ये अरबी यात्री और 9वीं सदी में जो है
मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक है, उसके शासनकाल में यह भारत आता है और यह मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताता है। मिहिर भोज के समय ही आता है और मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताता है। अब उसके बाद जो दूसरा हमारा यात्री है वो है अल मसूदी। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है और इस रचना को ही आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, मुरूजुज जहब या मुरूजुज जहाब, और इसे जो है अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। यही आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि अरबों का हेरोडोटस किस मुसलमान यात्री या मुस्लिम यात्री को कहा जाता है, तो वो अल मसूदी रहता है। और ये 10वीं सदी में भारत आता है। उस समय गुर्जर प्रतिहार जो शासक रहता है वो महिपाल रहता है। इसके बाद हमारा जो अगला यात्री है वो बहुत प्रसिद्ध है, अल बरूनी, और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसे तहकीके हिंद के नाम से हम जानते हैं। और तहकीके हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। आप ये मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और मुझे लगता है कि अल बरूनी ने राजनीति को छोड़ के समाज, धर्म, शिक्षा, इन सारी चीज़ों का बहुत ही विशद वर्णन किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अल बरूनी की, है ना, तहकीके हिंद। और इसका जो अनुवाद है अल बरूनी का वो देख लीजिए, तहकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद इसका एडवर्ड सचाऊ ने किया था और हिंदी अनुवाद इसका रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। और इसमें जो विवरण है वो जब हम पढ़ेंगे, सल्तनत काल शुरू होगा तो वहाँ पे इसको डीप में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला यात्री है वो है अल बिलादुरी। इसकी एक रचना है फुतूउल बल्दान, इसको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला यात्री इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया रहता है और इसकी प्रसिद्ध रचना है रेहला, और ये तुगलक काल में भारत की यात्रा करता है। तो यात्रियों के विवरण में या विदेशी यात्रियों के विवरण में ये महत्वपूर्ण थे और ये आप इतना याद रखिए। इसके बाद अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत तो और बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में या वनडे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती हैं डीप में, इसलिए आप मोटी मोटी चीज़ों को याद रखिए। और हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए हमें बहुत गहराई में उतर के जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बस उतना ही फोकस करना है जितना हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आप लोग भी, मुझे आशा है कि नहीं ये वीडियो देख रहे होंगे और मेरे साथ जो है मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि अधिकारी बनना जो है वो बहुत आसान नहीं है और आज के समय में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देखिए कि आईएएस की तरह जो है स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम भी अब धीरे धीरे टफ़ होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप मेहनत करिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिए कि अगर आप जीवन में सफल नहीं हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। ये मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ। एक टाइम तक तो मान लीजिए आपकी इज्जत रहती है समाज में, लेकिन जब आपके दोस्त मित्र सारे लोग सेलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और आप कुछ नहीं होते, तो उस समय आपके अंदर खुद एक भावना क्रिएट होती है या जन्म लेती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो इसलिए एकमात्र सफलता ही ऐसी वो चीज़ है जो हमें समाज में ठहरने लायक बनाती है और हम एक सम्मानजनक स्थिति में होते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो। ईमानदारी से मैं इस बात को बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए और समाज में कुछ बनिए और समाज को एक दिशा दीजिए, है ना। तो इसलिए ईमानदारी से लगे रहिए तैयारी में और डट के तैयारी करना है और अधिकारी बनना है, छोड़ना नहीं है। इसी के साथ ये क्लास आज समाप्त होती है और फिर जो अगला क्लास होगा वो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में। अभी के लिए थैंक यू।